बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त जो आप इलाका देख रहे हैं, मैं कराची के इलाके सादी टाउन और अमरोहा कॉलोनी की साइड पर खड़ी हूँ। मेरे इस हाथ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आपको सादी टाउन के एरिया के घर नज़र आएंगे, और जो मेरे बैक साइड पर है ये अमरोहा कॉलोनी जो मुझे बताया जा रहा है वो है। इस वक्त जो स्पेशली जिस स्पॉट पर मैं नाज़रीन आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि कुछ दिन कबल कराची में सिर्फ चंद घंटे बारिश हुई है, तो यहाँ ये वो जगह है, इसके पीछे सुपर हाईवे का एरिया लगता है, उससे पीछे पानी का आया है जो यहाँ से बहाता हुआ चीज़ों को, ये वो पूरा स्पॉट है। इस वक्त आप पानी और कीचड़ वगैरह देख सकते हैं कि ये पूरी मट्टी, पूरा इलाका इफेक्टेड था। टेलीविज़न चैनल्स पर भी फुटेजेस चल रही थी किस हद तक लोगों के घर, गाड़ियाँ, उनका मालो मता तबाह हुआ है, किस तरीके से अब जो पानी स्टैगनेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाकर दिखाती हूँ कि इस वक्त तो यहाँ पर सिर्फ मच्छर बन रहे हैं, डेंगू के मच्छर जिनको हम कह सकते हैं, और नज़र भी आ रहे हैं। शदीद मच्छरों वाला इलाका हो गया। ये एक बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है नाज़रीन, जिसको हम मिडिल क्लास का एरिया कह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर घर बने हुए हैं। क्या वजह हुई कि इस तरीके से पानी का इतना बड़ा रेल आया? मेरे पीछे जो साहब मेरे प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं, अगर आप उनको फोकस कर सकें तो ये वो साहब है, वो बदकिस्मत साहब हैं जिनके बड़े भाई इसी पानी के रेले की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब जाहिर बात है जिसके घर में नाजरीन मौत हुई हो वो बात करना कोई इतना कंफर्टेबल नहीं समझता। हम भी अपने कैमरा और टीवी चैनल के वसूख से वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके मुंह के आगे माइक कर देते और कहते हैं जी बोलें, बताएं। हर एक उस माइंड सेट के अंदर नहीं होता, हर एक की वो मेंटल कंडीशन नहीं होती। डेफिनेटली उनका राइट है कि वो बात करें या नहीं करें, लेकिन बहरहाल ये हमारा काम है कि हम यहाँ से रिपोर्ट करें और आपको बताएं कि ये जो पानी का रेला इस तमाम सादी टाउन और अमरोहा कॉलोनी की तरफ आया है, ये क्यों आया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए, ये मैं आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले चंग के अंदर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा इलाके का की सिचुएशन दिखा दूंगी। अब आप मेरे साथ साथ अगर चलते हुए आए तो ये तमाम तर इलाका जो है वो इंतहा से ज़्यादा कीचड़ और अब ये मश बन चुका है, जाहिर बात है उसकी जद में है। यहाँ से पानी का रेला आया है जी, यहाँ से आया है और बिल्कुल ये सामने से प्रेशर से, हाँ, ये तकरीबन 70-80 फीट फ्रंट से हाँ स्पीड में, और इतना स्पीड है कि 24 घंटे तक इस घर से मैं बाहर नहीं निकल सका। तो आप लोग ये सब देख रहे थे कि पानी इतना शदीद उससे प्रेशर से आ गया यहाँ पर? बिल्कुल प्रेशर। और मतलब वो बेचारे साहब जो हैं वो भी बेचारे शदीद, उनके घर में 2 आदमी डूबे हैं। एक ये है मेरे पार्टनर थे, ये सामने तस्वीर लगी हुई है। इनकी लाश 7-8 घंटे के बाद मिली है। ये किसी की हेल्प करके आ रहे थे और वो बह गए, ये भी बह गए थे, ये भी बह गए, डेथ हो गई थी। और उनकी जो डेड बॉडी है तकरीबन 48 घंटे के बाद मिली है। अच्छा, हाईवे है, फिर ये इलाका है, उससे पीछे हाईवे है, इसके पीछे सादी गार्डन है, फिर उस्मान गार्डन, उसकी बैक पे रेंजर्स की जो चौकी है उसकी भी बैक पर पीछे है। कोई डंप कह रहे हैं टूटा है या क्या है। बहरहाल से पहले आवाजें भी आई थी और इतनी स्पीडली था पानी कि मैंने खुद नेवी की नौकरी की है। इतने प्रेशर से पानी वहाँ मैंने समुद्र में भी नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि इलाके में जो मट्टी वगैरह होती है या कोई उसको एक तरीका कार होता है, एक इलाके का होता है, हो सकता है कि वो निकाला गया है तो वो जगह अपनी छोड़ गए, जमीन का कटाव इतना ज्यादा कटाव किया क्योंकि जो प्रेशर पानी का था ना वो बरसाती पानी का। तो घर के अंदर भी आपके पानी गया? अंदर तकरीबन 6 इंच पानी तक यहाँ आया, लेकिन सादी टाउन में 2 से 3 दिन पर पानी आया। ये पूरी दीवार देखें, फुल दीवार थी ये सब टूट गई है। अच्छा, ये दीवार सामने दीवार आपको वाइड नजर आ रही है? हाँ, इसी तरह ये आखिर तक थी ये दीवार। ये 250-300 फीट का टुकड़ा, 400 फीट का टुकड़ा, सारा उसी से डैमेज हो गया, सारा पानी से डैमेज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इलाके के लोग बता रहे हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर देखें कि ये एक सफ़ेद कलर की दीवार है। तो वो जो दीवार है नाज़रीन, वो दीवार टूट गई है, वो पूरी मुझे बता रहे हैं कि एंड तक दीवार है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इलाका किस हद तक इफेक्टेड। इस वक्त आप डंप भी एक ट्रॉलर देख रहे हैं, तो वो जो है वो ट्रोलर जो है वो उसको वहाँ से मट्टी वगैरह निकाल रहे, उसको कुछ इकदाम किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर ज़रा सा दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि सारी दीवार टूटी हुई है, सारा पोर्शन जो है वो इस तरीके से तबाह हो गया है। अच्छा, मैं अब आपको नाज़रीन थोड़ा मज़ीद और आगे ले जाकर इलाके की सिचुएशन एग्जैक्टली दिखाऊंगी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर।
आगे केडीए का नाला, केडीए की पूरी लाइन बैठ गई है यहाँ से। हम अभी ओवरलैप करके वहाँ डाल रहे हैं। तो ये आप लोगों का कितना खर्चा हुआ ये सारा काम? ये तो अभी लाखों में हो रहा है, तो अभी नई लाइन भी हम डालेंगे यहाँ। अच्छा। तो ये तो लाखों और में अगर अभी 2-4 दिन में और मजीद बारिशें हो जाती हैं फिर कोशिशों में लगे हुए, इंशाल्लाह निकालते रहेंगे। इसी पानी आया उस तरफ से, इधर से हाईवे की साइड से आया। हाईवे के पीछे तो रेंजर्स का बता रहे हैं कुछ है, रेंजर का हेडक्वार्टर तो इस साइड पे है, वो गिदाब साइड से आया। ये गडाब की साइड से आया है पानी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस हद तक डैमेज हो। यहाँ पर दीवार जो गिरी है उसके पीसेज आपको नजर आ रहे हैं। दीवार दूर तक जाती है, लोगों के घर हैं। जो टेलीविजन पर उस दिन विजुअल्स चले नाज़रीन, उसके अंदर पूरी पूरी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, यानी कि 4-4 से 5-5 फुट तक पानी सड़कों पर रहा है। अच्छा अब आप जरा सा देखें, लोगों के घर हैं पक्के बने हुए, अच्छे इलाका लग रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आया है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। लोगों के घरों की जो बुनियादें होती हैं वो रेला इतनी तेजी से आया है कि वो उखड़ गई हैं। पक्की पटरी जिसके अंदर सरिया तक है वो पानी तोड़कर ले गया है। भाई की बॉडी जो है वो चौथे दिन मिली है, 27 रमजान को मगरिब के टाइम। ये है थद्दो डैम। जिस दिन कराची में बारिश हुई है, जो ओवरफ्लो हुआ है वो वहाँ से होता हुआ नाजरीन यहाँ तक आया है। यहाँ से अब वो जा रहा है कच्चे के इलाके में मजीद। नाज़रीन हम कराची शहर की बात करते हैं कि जी बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन क्या हमने उसको उस तरीके से प्लान किया? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो हाल है वो आप देख सकते हैं। वज़ीर बल्दियात जो हैं हमारे वो उवैस मुज़फ़्फ़र साहब हैं। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 5 साल दौर के अंदर क्या कारकर्दगी रही वो तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। बाकी सबूत अगर आपने देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कराची का बजाते खुद, चूँकि मेरा खुद ताल्लुक कराची से है, मैं ये बात जानती हूँ कि कराची का कोई कचरा उठाने का सिस्टम मौजूद नहीं है। कराची के नाले कचरों से भर चुके हैं। कोई नदी या परनाला जो है उसके ऊपर तजावुजात बन जाती हैं, उसके ऊपर इलीगल घर बन जाते हैं, कोई आकर नहीं पूछता। सिर्फ यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग का एक बाजार गर्म है। अच्छा स्पेशली इस वक्त जो आप मनाजिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन, लोगों के घरों की जो बुनियादें होती हैं वो रेला इतनी तेजी से आया है कि वो उखड़ गई हैं। ये सादी टाउन और अमरोहा कॉलोनी का इलाका, इसका हाल क्या हुआ है ये आप स्पेशली देख सकते हैं। आपके भाई की डेथ हुई है इसी पानी के रेले में, बताइए कैसे क्या हुआ था उस दिन? बस पानी आया है और भाई जो है वो छोटी बहन के घर गए थे। हाँ। सामान वामान ऊपर करवाने के लिए, उनके घर पानी आ गया था थोड़ा। हाँ। तो बस वहाँ से यहाँ से। अच्छा आप लोगों को सुबह में पता कितने बजे चला कि मतलब पानी? कुछ भी नहीं समझ आया? कुछ भी नहीं पता चला। रात को आया पानी तकरीबन 11-11:15 बजे। तो आवाज कोई कुछ? बस पानी आने की आवाज आई है, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। कोई सोच नहीं सकता, कभी 10 साल में कभी इतना पानी नहीं आया। बस आगे आए हैं रोड पे, चिकनी की मिट्टी की वजह से उनका पैर स्लिप हुआ है। और तीनों पानी में गए। और तीनों पानी में? फिर बॉडीज कहाँ से? बॉडी तो खालिद भाई की बॉडी तो सुबह 4:30 बजे जब छोटे भाई को हमने निकाला है, उसको तो जिंदा निकाल लिया था, अल्लाह का शुक्र है। 5 घंटे वो पानी में खड़ा रहा है, उसको निकाला है। तो फिर उससे आगे गए ग्राउंड के पार, तो खालिद भाई की बॉडी तो वहाँ से मिल गई थी। चौथे दिन मगरिब के टाइम बॉडी मिली है भाई की। अफ्तार में 10 मिनट रह गए थे। जब बॉडी का पता चला, फिर बेचारों ने बाहर निकल के उन्होंने अफ्तार किया है। फिर अफ्तार के बाद फिर ईदी वालों को बुलाया, उनसे भी नहीं निकल रही थी बॉडी। फिर ईदी वालों को बुलाया, अल्लाह उनका भी भला करे, बस उन्होंने बेचारों ने बॉडी निकाली है। जब जाके गुस्ल दिलवा के नमाज जनाजा करवा के लेके गए। अच्छा यहाँ पर मेरे भाई मुझे दिखाना चाह रहे कि यहाँ पे पानी अभी तक खड़ा हुआ है। हाँ ये अब आप देखें ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पानी का लेवल कहाँ तक गया? पुरसाने हाल नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, कोई मच्छर कीड़े तो बदबू इतनी ज्यादा। प्लाटों के साइड में सब पानी भरा हुआ, पीछे सब पानी भरा हुआ। नहीं और वो तो बिल्कुल बुनियादों में पानी चला गया ना इस वक्त, घरों के खराब हो रहा है। ये तो बिल्कुल उसको कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बस किसी के पास टाइम नहीं है, जिसके ऊपर गुजरती है, जिसका गया है उसका दिल जानता है। कई दिल बस। बहरहाल नाज़रीन मजीद इलाका आपको दिखाऊंगी, मजीद सिचुएशन दिखाऊंगी, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इस वक्त जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने आई हूँ
कि ये सादी टाउन और अमरोहा कॉलोनी का इलाका, इस वक्त जो आप रोड स्पेशली देख रहे हैं, ये यहाँ से कोई जलजला नहीं गुजरा है नाज़रीन, ये सिर्फ पानी का एक ऐसा रेला आया है जिससे आप इस वक्त इतने बड़े बड़े शगाफ देख सकते हैं कि रोड के अंदर, मतलब रोड तो खैर दूर की बात है नाज़रीन, रोड तो ख़त्म ही हो गई है, मतलब जो साथ में ये पक्की पटरी जिसके अंदर सरिया तक है वो पानी तोड़कर ले गया है। अब आप मुझे एक बात बताएं नाज़रीन कि जिस इलाके का इस तरीके से हाल हुआ हो कि जहां पानी इस शिद्दत से आया है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी हॉक्सबे के हट पे खड़ी हूं जहां पर समंदर की लहरों ने आकर उसको इतनी दफ़ा उसे टकराई हैं कि वो टूट गया है। नहीं नाज़रीन, यहाँ लहरें नहीं आई हैं, यहाँ सिर्फ एक ऐसा रेला आया है कि वो ये तमाम रोड अपने साथ लेकर चला गया है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई है और फिर भी कोई पूछने नहीं आया, कोई बताने नहीं आया कि भाई यहाँ पर ये हो सकता है, ये क्या हुआ। इसके पीछे नाज़रीन मुझे तो वजूहात पता है, लेकिन वो मैं आपको आगे चलकर अपने प्रोग्राम में बताऊंगी वो वजूहात कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान और इतना बड़ा डिज़ास्टर इस इलाके के अंदर आया है। पाइपलाइनें आप देख सकते हैं कि पाइपलाइनें तक उखड़ गई हैं। अब आपको लगता है नाज़रीन कि जब पानी के रेले के आने के बाद कोई उसको फिक्स करने नहीं आया, कोई लाशें उठाने नहीं आया, तो ये पाइपलाइनें कौन बनाएगा। और मौसम कराची का नाज़रीन अब कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहेगा, तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कब दोबारा बारिशें उसी तरीके से शुरू हो जाएं और ये रेला दोबारा आए। लोग प्राइवेट लेवल्स पर ही खुद ही चीज़ें बनाते हैं तो उनका क्या हशर होता है, ये आप इलाके का हाल देखें। और ये सारा कुछ मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ नाज़रीन कि ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर अफराद की लालच का नतीजा है, जिनके लालच से आज हम अपने शहर को बेमां पा रहे हैं, जहाँ पे ना अमनो अमान है और बाकी जो बचते हैं वो इस तरीके की तबाहियों का शिकार हो जाते हैं। वजूहात क्या हैं ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय शो, मेरे साथ रहिए, मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊंगी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि चले ये इस किस्म के मनाजिर तो हम पाकिस्तानियों के लिए, कराची में रहने वालों के लिए बड़े ही रेगुलर फीचर होते हैं। ये तो हम देखते ही रहते हैं, मतलब पूरी पूरी गलियों का बह जाना, रोडों का बह जाना, ये तो हमारे लिए बड़ी कैजुअल सी बात है। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि ये बड़े प्रॉपर घर बने हुए हैं, बड़ा साफ़ सुथरा इलाका है, प्रॉपर प्लॉटिंग हुई हुई है। मैं बल्कि यहाँ पे लोगों से पता करती हूँ कि एक एक प्लॉट उनको कितने में पड़ता है, फिर वो उस पर बनाने की कॉस्ट क्या होती है। आए मेरे साथ कुछ लोग खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं रहते हैं? यहाँ प्लॉट की यहाँ क्या कॉस्ट है भाई? 120 गज का प्लॉट जो है ना वो 8 लाख रुपए का। 8 लाख, फिर उस पे आप 8 लाख या 10 लाख लगाते हैं घर बनाने में, 10-12 लाख रुपए। और उसको कितनी देर लगी उड़ने में सारा कुछ, ये मतलब तकरीबन 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगे, 11 से 1-1:30 बजे तक। हाँ, तो नाज़रीन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि एक आम आदमी जो रिस्के हलाल कमाता है वो बेचारा जो है वो 8 लाख का प्लॉट पहले खरीदे, फिर उस पर 10-15 लाख की कमाई करके फिर उस पर घर बनाए, और फिर एक रेला अचानक हाईवे की तरफ से ऐसा आए कि 2 या 3 घंटे के अंदर या चंद घंटों की बारिश के बाद इलाके का ऐसा नक्शा हो जाए। कोई आके कोई झाड़ू, कोई सफाई, कोई कचरा उठाओ, कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं ना। ना कोई झाड़ू देने वाला, ना कोई सफाई करने भी नहीं आया, सफाई करने नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया अभी तक, तो सिर्फ देख के चल जाते हैं बस। हाँ। अभी काम करने वाला कोई नहीं, काम करने वाला कोई नहीं। नाज़रीन मेरे भाई मुझे बता रहे हैं, वो साहब मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई झाड़ू, कोई कचरा उठाने वाला तो दूर की बात है, गैस की लाइनें बिल्कुल वो मैंने दिखाई है कि गैस की लाइनें बाहर है और कोई आकर पूछने नहीं रहा। क्या कहते हैं ये जो है अपने देखो पोल गिरा हुआ है, जब तक कोई उठाने नहीं आया, कोई लगाया नहीं आया। कोई ये तो फिर बिजली के पोल भी गिर गए होंगे। हाँ, ये टेढ़ा हो गया, ये देखेंगे बिल्कुल टेढ़ा पड़ी हुई है, इसको जोड़ने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सही में नाज़रीन आपको थोड़ा सा और आगे आ जाए, मैं इलाके में आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो है ये पोल गिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे जो है ये पूरे दरख्त उखड़े हैं। ये नाज़रीन ये पूरी जड़ें, ये पूरे दरख्त उखड़े, मतलब वो ओहो यहाँ तो बेंच लगी हुई थी, ये पूरा ये सारा कुछ उखड़ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहीं रहते हैं? आपका घर यही है? ये बराबर वाला नहीं। ये आपका घर है, तो ये तो बेंच लगा हुआ था, यहाँ पे सब उड़ गए। बस ये पानी के दबाव से सब, ये बहुत तेज प्रेशर से पानी आया। उस दिन क्या हुआ था? मैडम हमारी बरादरी वाले नहीं आए तो गवर्नमेंट क्या आई? हमारी बरादरी यहाँ 27 बंदे सोसाइटी को चला रहे हैं, वो नहीं आए तो गवर्नमेंट कहाँ आई?
नाज़रीन, ये वो कच्चे का इलाका है जो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से ये पूरी पपड़ियाँ बन गई हैं। ये जो मिट्टी है इस वक्त इसकी पूरी पपड़ियाँ बन गई हैं। ये कच्चे का इलाका है जहाँ से पानी बंद टूटने की वजह से आया है। और ये मैं अभी आगे आपको जाकर दिखाती हूँ। बस भी वहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ था उस दिन? यहाँ से पानी आया? जी, पानी यहाँ से आया था। पानी तो बहुत पीछे से आया था। हाँ। जो एक थद्दो डैम के नाम से, हाँ, वो वहाँ से कोई ऊपर से पानी उसका ओवर हो गया था, तो उसमें ऊपर थोड़ा सा हल्का शिगाव पड़ा है। हाँ। जिसकी वजह से ये इतना पानी आया था सारा। अच्छा, पीछे गोट वाले थे, शायद आप लोग नहीं जा सके। हाँ। उनके किसी के बच्चे भी 3-4 थे, वो भी आ गए थे। पीछे हमारे ये प्लांट, लोगों ने रेस्क्यू किया यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से वहाँ पीछे जो हमारा प्लांट है वहाँ पे कोई हमारे बंदे थे, वो खुद बचाने अपने आप ने लगे हुए थे। वो कह रहे हैं कि मगरमच्छ वगैरह हैं। तो बाद में देखा तो वो 2 बच्चों की लाशें थी। फिर उनको निकाल के जो उनको तो पता नहीं कहाँ ढूंढते रहे बेचारे। फिर अगले कहीं से बह के आए थे। यानी इतना प्रेशर पानी का था, इतना ज्यादा प्रेशर था। जैसे पानी आ रहा था तो ये पूरे दरख्त जो है ना डूबे हुए थे। कोई दरख्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो है ना, जैसे लड़के मैंने भेजे, वहाँ से लड़का जाना शुरू, मतलब ये घर है हमारे, जो स्टाफ है, चौकीदार वगैरह यहाँ पे रहते हैं, गरीब लोग हैं, इनको निकालने के लिए भेजा। वो बेचारा जाते जाते वो एक लड़का हमसे गुम हो गया, जाके आगे झाड़ियों में वहीं फंस गया जाके। अब उनको निकालने के लिए हमारे कोई रेस्क्यू वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कंप्लेन करी, रेंजर्स वाला कोई भी नहीं आया हमें बचाने या कुछ करने के लिए। मतलब सारे पूरे डूब गए थे। वो खिड़की जो है ना, उससे पानी हमारे पंप की तरफ अंदर आ रहा था। तो हम तो कोशिश कर रहे थे इधर भी लोगों को बचाने की, अपने पंप को भी बचाने के लिए कारोबार की। उतर गया ये। अब रोड के उस तरफ देखें, रोड के उस तरफ जो है ना वो प्रेशर से जा रहा था कि कुछ गाड़ियां प्रेशर से जाके नीचे भी गिरी थी उस तरफ वाले रोड से। यानी ये साइड पूरी बस अल्लाह ने बचा लिया है किसी तरीके से। ये जब तक पीछे से ये चीजें जो आप बता रहे हो ये बंद नहीं होगी, तब तक जो है ना ये चीज होती रहेगी। गरीब पिसता ही रहेगा ना वो। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जितना जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं प्रोग्राम के अंदर कि क्या वजह है कि सादी टाउन और जो वहाँ पर बाकी कॉलोनियाँ उससे मुल्हिका इलाके में जो पानी का रेला आया और उसमें तबाही मचाई, उसकी क्या वजूहात हैं। इस वक्त मैं थद्दो डैम की तरफ जा रही हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ दरख्त हैं, पतली पतली पगडंडियाँ हैं। वहाँ आपको जाकर हम शगाफ भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त अगर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं तो मैं इस वक्त जो ये जगह है ये थद्दो डैम की जगह है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि शगाफ यहाँ पर शायद नहीं आया है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था बारिश की वजह से कि ये डैम के ऊपर की ये जो दीवार है इसको ओवरफ्लो किया है उसने, और फिर वो यहाँ से होता हुआ रेला आगे तक गया है पानी लेकर। अब आगे आप देखें कि अगर आप दूर, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरीके की होती नाज़रीन या बाइनोक्यूलर्स, तो हम आपको दिखाते कि वो कराची का इलाका है पीछे जहाँ पहाड़ियाँ आपको दूर नज़र आ रही हैं, तो वो इलाका वो है जहाँ पर पानी जाकर हिट किया है। अब आप सिर्फ ये इस बात का अंदाज़ा करें कि ये एक नेचुरल कॉज था बारिश का, जिसके ज़रिए पानी जो था वो यहाँ से होता हुआ आबादियों तक पहुँचा है। लेकिन चूँकि ये खुला इलाका है, यहाँ पे कोई ऐसी आबादी ऐसा कोई ख़ास नहीं है, तो यहाँ पे तो वो इतना नहीं फील हुआ है। लेकिन जब वो आबादी की तरफ गया है, सादी टाउन वगैरह की तरफ, तो उसने एक रेले की शक्ल इख्तियार की और उनके गली मोहल्लों में वो पानी घुस गया। सिर्फ चंद घंटों की बारिश के बाद ये वो डैम है नाज़रीन जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये सिंध का, इंटीरियर सिंध का, ये कराची से आगे काफ़ी 2-2.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको ये डैम नज़र आएगा, और ये है थद्दो डैम। ये एकदम से ओवरफ्लो किया है और फिर ये उन इलाकों तक पहुँचा है। नाज़रीन, मैं जो आपको बात समझा रही थी, हमारे पीछे वाली साइड से जहाँ से हम अभी आपको दिखाकर आए हैं वो थद्दो डैम था, और थद्दो डैम से जो पानी उस दिन जिस दिन कराची में बारिश हुई है जो ओवरफ्लो हुआ है वो वहाँ से होता हुआ नाज़रीन यहाँ तक आया है। और यहाँ से, अब आप कच्चे का इलाका है नाज़रीन, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो रोड को यहाँ से ओवरफ्लो करता हुआ यहाँ से अब वो जा रहा है कच्चे के इलाके में मजीद।
फ्लडिंग की तो बहुत सारी वजूहत है। एक तो यही है कि नाले जो है वो इंक्रोच हो चुके हैं, वो इंक्रोच हो गए हैं, उनके ऊपर मार्केट्स बन गए हैं। जी, कराची में जो धक्के का कारोबार है ये एक माफिया है और शहर के खास जो इलाके हैं थाने, वहाँ पर ये कारोबार जो है एक माफिया चला रही है। ठड्डू डैम तो टूटने के कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं, ना हुकूमत इस बात को ओन अप करती है। जो लोकल जराये से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे डैम्स बना रखे थे, वो टूटे हैं। उनके बाद जो है चूँकि उससे आगे के इलाके में रेती बजरी बहुत बड़ी मिकदार में निकाली जा चुकी थी, रेती बजरी उस इलाके में नहीं थी। इलीगली लोगों ने यहाँ से मिट्टी उठाई है और यहाँ से उठ रही है तकरीबन 2008 से। नाज़रीन, इस वक्त मैं आरिफ हसन साहब के साथ मौजूद हूँ। कराची में उनका क्या रोल रहा है, कराची को वो किस हद तक जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त वो हमें बताएंगे कि कराची में फ्लडिंग की असल वजह क्या है। जी आरिफ। देखिए, फ्लडिंग की तो बहुत सारी वजूहत है। एक तो यही है कि नाले जो है वो इंक्रोच हो चुके हैं, वो इंक्रोच हो गए हैं, उनके ऊपर मार्केट्स बन गए हैं, उनके ऊपर एक M&A का हॉस्टल भी बन गया है, उनके ऊपर स्कूल भी बन गए हैं। मगर जो असल वजह है एक कराची के बहुत बड़े इलाके की फ्लडिंग की, वो ये है कि दो नाले यहाँ आके गिरते थे चीना क्रीक के बैक वाटर्स में। ठीक है। और ये सारा इलाका जो है ये रिक्लेम हुआ है, तो वो नाले अब भी गिरते हैं यहाँ आके। ओके, तो ये इलाका कौन सा है फिर? ये KPT की कॉलोनी है, ये मायकोलाची बाईपास है। ओके। तो ये नाले अब भी गिरते हैं। ठीक है। मगर ये सिर्फ इस छोटा सा इन्होंने जो एरिया छोड़ा है, इसमें से पानी जाता है। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखिए, ये महमूदाबाद नाला है जो गिजरी क्रीक में आके गिरता था। ठीक है। ये सारा उसका इलाका था गिजरी क्रीक के ओपन। ये सारा डिफेंस सोसाइटी ने रिक्लेम किया है। ठीक है। और ये एक बारीक सा नाला छोड़ दिया है। ये नाला ये प्रेशर इस सारे इलाके का नहीं ले सकता जब बारिश होती है। तो ये जो हाउसिंग बनी है ये दो यहाँ के अमीर लोगों के लिए, ये मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है पानी के डिस्चार्ज की। कराची में बहुत अरसे से एक धक्के का काम, यानी कि फेक क्वारीज बना लेना कि ये क्वारीज हैं और वहाँ से रेत के और बजरी के जो पूरे ट्रक्स लोड होते हैं, 200 से 300 ट्रक पर डे वहाँ से निकाला जाता है। इसके क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट्स हैं? देखिए, बेशतर जो दो किस्म के हैं ये, एक तो मलीर नदी में से, मोल नदी में से निकाला जाता है, बल्कि पूरा कराची जो है वो उस रेत और उस बजरी से बना है, क्योंकि ये अरबों क्यूबिक फुट बनता है। इसकी वजह से जो वाटर रन ऑफ है वो कंटेन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। अब पानी बह जाता है, रुकता नहीं। पहले ये था पानी रुकता था, जिसकी वजह से ज़मींदोज़ जो पानी है, इसे एक्वाफर कहते हैं, सब सॉइल एक्वाफर, रिचार्ज होता था। अब वो रिचार्ज नहीं होता, चुनाचे उसकी सतह आहिस्ते आहिस्ते गिरती रही है। तो ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि कराची की जो आपकी रूरल इकोनॉमी थी वो बहुत वाइब्रेंट थी। खाना पीना वहाँ उगता था, सब्जियाँ, फ्रूट, अमरूद खास तौर से। आहिस्ते आहिस्ते वो बागात सब मर गए। अगर आप ये सोचें आरिफ साहब कि अगर 300 ट्रक दिन के निकाल रहे हैं 4,500 से 5,000 रुपए, तो जो निकलवा रहा है वो तो बिलियनर एक दिन में बन रहा होगा। तो बन रहे हैं बिलियनर, बहुत अरसे से बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया? नहीं, आप ये देखिए ना, असल बात तो ये है कि आपका कोई गवर्नेंस सिस्टम तो रहा नहीं है। अब इदारे हैं, मगर उन इदारों के, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे डोंट हैव टीथ। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि इन इदारों को स्ट्रेंथन किया जाए, कोई गवर्नेंस सिस्टम कायम किया जाए, क्योंकि ये तो एक तरह से जहाँ भी मुनाफा मिल सकता है वो निकाल लेते हैं। पानी का भी यही है, मली नदी तबाह कर दी है निकाल कर, मतलब पूरा कराची बिल्डअप कर लिया उस मट्टी के ऊपर।
तो ये इतना अच्छा, अगर ये इसी अच्छा 2008 से लाइसेंसेस, मुझे किसी ने बताया कि जी 2008 से लाइसेंसेस इश्यूज इन्होंने करने शुरू किए और अब तक ये आलम है कि पूरी नदी खाली कर दी है। अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो व्हाट आर वी हेडिंग फॉर दैट इन द एंड? अगर यही कंटिन्यू करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत शदीद तब्दीली आएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर होने लग गया है, ज़्यादा होने लगा, पहले होने लगा है, ज़्यादा होने लगा है। और हम जो ये नालों को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, इससे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हसन साहब की, जो कि अथॉरिटी हैं कराची के तमाम तर ड्रेनेज सिस्टम्स के ऊपर, कि कराची में जो अब तक पॉपुलेशन का एक आउटबर्स्ट हुआ है और जो हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं उस पर वो अथॉरिटी, उनको जैसे कि उन्होंने मैप पे भी हमें समझाया कि कराची के और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर लैंड को रिक्लेम किया गया लेकिन नाले और प्रनालों का कोई ख्याल नहीं किया गया। जी, कराची में जो धक्के का कारोबार है ये एक माफिया है और शहर के खास जो इलाके हैं थाने, वहाँ पर ये कारोबार जो है एक माफिया चला रही है। इस पे पाबंदी है वैसे, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद पुलिस की सरपरस्ती में यहाँ रेती बजरी का कारोबार जो है, नदी से रेती निकालना, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में, नेटवर्क अंदाज में चल रहा है। जो ख़ास तौर पे इलाके हैं वो मलीर का इलाका है, शाह लतीफ़ टाउन है, स्टील टाउन है, सुखखंड का इलाका है, गिडाप, मलीर, मेमनगोट, ये वो इलाके हैं, ये वो थाने हुदूद हैं जहाँ पर जो है वो ये रेती बजरी निकल रही है। एक रेती बजरी का ट्रक जो है वो 4 से 4,500 रुपए का है। ये तकरीबन 300 से 400 ट्रक निकल रहे हैं। जो रेती बजरी ये निकल रही है, इसी वजह से जो है ये पानी का बहाव आता है और पानी का रेला जो है वो सादी टाउन में आया है और सादी टाउन डूब गया। अब इसकी जो है मुनज़्ज़म अंदाज में तहक़ीक़ात की जाए, जिम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन करेगा कौन? वही पुलिस जो ये चलवा रही है, SSP राव अनवर, जो कि सब करता धरता है, लेकिन कोई जो है इसको रोकने वाला नहीं है। कोरंगी से भी यही काम जारी है। कोरंगी की नदी जो है, यहाँ से भी जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में यही रेती निकाली जा रही है और अल्लाह ना करे अब जो है वो बारी ऐसा लगता है कि कोरंगी की आएगी। इस कारोबार को जो है वो एक खुसूसी तौर पर नेटवर्क के ज़रिए मलीर के जो करता धरता हैं SSP राव अनवर, वो चला रहे हैं। अब भी ये मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। सादी टाउन का वाक़या रौनुमा हो गया, उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई जो है वो इसमें रुकावट नहीं आई। और आप देखें कि शहर में जो है इमारतें बन रही हैं और यहाँ से रेती बजरी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर वाक़या जिसको मैंने अपने आज के प्रोग्राम में कवर किया, यानी कि पानी का एक रेला जो सादी टाउन और उससे मुल्हका जितनी आबादियाँ थी, एकदम से उसका आ जाना। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ आरिफ महमूद मौजूद हैं। आरिफ, आपने हमें टाइम दिया, उसका बहुत शुक्रिया। सादी टाउन का जो वाक़या हुआ उस दिन, आप मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आप थे, आपने भी मुझे बताया कि मतलब इतना ज़्यादा पानी आ गया, जो मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब हम लोगों ने फुटेजेस वगैरह देखी और बेचारे लोगों की अमवात भी हुई है, वो रेले में बह गए, उनकी लाशें मिली हैं। आपकी नज़र में ये इसका क्या लिंक बन सकता है? देखें सुफिया, इब्तिदाई तौर पे कहा गया है कि जो थटो डैम है वो वहाँ पर टूटा है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पानी का रेला जो है वो सादी टाउन और उससे अमरोहा सोसाइटी और इन इलाकों में आया, जिससे जो है बहुत बड़ी तबाही हुई। हमने देखा कि वाटर टैंकर तक वहाँ पर जो है उल्टे हुए थे, पानी का प्रेशर इस कदर ज़्यादा था। लेकिन हमने बाद में उस जगह को विजिट भी किया। थटो डैम तो टूटने के कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं, ना हुकूमत इस बात को ओन अप करती है। जो लोकल ज़राए से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे डैम्स बना रखे थे, वो टूटे हैं। उनके बाद जो है चूँकि उससे आगे के इलाके में रेती बजरी बहुत बड़ी मिकदार में निकाली जा चुकी थी, रेती बजरी उस इलाके में नहीं थी, उस ज़मीन को जो है वो पानी जज्ब करने का मौका नहीं मिला और वही पानी जो है बहुत बड़ी तादाद में। इसका मतलब है ये जो धक्के का काम चल रहा है आजकल,
धक्के का काम तो कराची की एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो यहाँ पर जो है वो करोड़ों और अरबों रुपए की एक सनत के तौर पे सामने आया है। और उसके लिए जो है वो गडाप और ये टाउन जो है वो मुकम्मल तौर पे मशहूर रहे हैं, हमेशा से मशहूर रहे हैं, हमेशा से जरखेज रहे हैं। और एक जमाने में तो मशहूर था कि वहाँ पर जो SHO और जो पुलिस वाले लगते हैं वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में पैसे भर के लाते हैं। पुलिस की मिली भगत के बगैर तो ये कभी नहीं होता, और पुलिस की मिली भगत से ही इस सब में रहा। बहुत बड़ा इस हवाले से जो है वो नाम जो है वो सदर जरदारी के बहुत करीबी साथी रहे हैं राव अनवार, उनका जो है वो मंजर आम पे आता रहा है। वो इस सारे सिलसिले की सरपरस्ती के हवाले से इल्जामात उन पर लगते रहे हैं। और आप ये देखें कि उनकी राव अनवार की पोस्टिंग मुसलसल उसी इलाके में रही, कई सालों तक उस इलाके में रही, कई सालों तक उनके बाद बिन कासिम का भी चार्ज रहा, गडाफ का भी चार्ज रहा। इन दोनों इलाके जो है वो बजरी रेती के हवाले से, रेती बजरी के निकालने जाने के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर रहे, यहाँ पर काम होता रहा है। के इलाके में उनकी मर्जी के बगैर कोई जो है SHO की पोस्टिंग IG खुद नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी उनको जो है वो IG को ये हकीकत है कि परमिशन राव अनवार की चाहिए होती थी। राव अनवार की जाने से जिसका अप्रूवल जाता था उसकी पोस्टिंग जो है वो उस इलाके में होती थी। थैंक यू सो मच आरिफ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ महमूद की। नाज़रीन, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी बहुत गहरी नज़र है तमाम तर सूरत हाल पर। तो हम अपनी मौत को आवाज़ खुद ही देते हैं नाज़रीन, और उसके बाद सरकारी बैकिंग्स उसके पीछे हासिल होती हैं लोगों को। जैसे कि आरिफ ने भी ये बात मेंशन की कि किस तरीके से राव अनवार जो कि जिनका ताल्लुक पुलिस से है, उनका नाम कितना मंजर आम पर आता रहा, लेकिन चूंकि वो सदर जरदारी साहब के बहुत करीबी थे तो इस वजह से आज तक उन तक कोई पहुंच ना सका। मतलब ये आलम के इलाके के लोग जो हैं, SHO या कोई भी आदमी वहां पर अपनी भर्ती तक नहीं करवा सकते जब तक उनको राव अनवार की परमिशन हासिल नहीं हो। इससे आपको अंदाजा होगा कि नाज़रीन हम किस करप्ट माशरे के अंदर रह रहे हैं, जिसमें इस बात का ख्याल नहीं किया जा रहा कि आखिर हम अपने ही शहर, अपने ही मुल्क और अपने ही लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे फर्द से जो धक्का माफिया में भरपूर तरीके से हिस्सेदार है। ये माफिया कैसे काम करता है, किससे इजाजत हासिल होती है, कैसे ट्रक भरे जाते हैं, कब और कहां से। इस इंटरव्यू में नाम आए उन लोगों के जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लोग मुलव्विस होंगे इस गैर कानूनी काम में। आइए आपको सुनवाते हैं। ये धक्के का काम क्या चीज होता है? धक्के का काम बेसिकली अगर इंग्लिश में इसका वर्ड यूज करें तो इसको क्वारी कहते हैं। क्वारी, क्वारी का मतलब? क्वारी मींस एनी टाइप ऑफ माइनिंग। ये माइनिंग के फील्ड के अंदर आता है। और यहाँ पे जो धक्का मोस्टली पॉपुलर है वो मट्टी निकालने से है, एंड most of it, about I would say about 80 to 90% is all illegal. Illegal का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी लोग कराची में ये काम कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उससे गडाप टाउन की कुछ कच्ची आबादियाँ, जिसमें काफ़ी सारे कुछ छोटे छोटे सादी टाउन हैं, अमरोहा कॉलोनी और कुछ और कॉलोनीज जो हैं वो पानी के अंदर आ गई हैं। तो ये क्वारीज की जगह तो नहीं है, क्वारीज की तो कोई पर्टिकुलर जगह होती होगी ना, जैसे मट्टी निकल सकती है या रॉक्स निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये क्वारीज की जगह होती है मेनली जो आपकी रेती बजरी जिसको कहते हैं। रेती बजरी होती है नदी में, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ वो नदी फ्लो करती है और रेती बजरी सारी उसमें आती है। और जहाँ तक बारिशों का है, बारिशों में इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आया है क्योंकि इलीगली लोगों ने यहाँ से मट्टी उठाई है और यहाँ से उठ रही है तकरीबन 2008 से। 2008 से उठा रहे हैं? जी, 2008 से उठ रही है। अगर ये 2008 से उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खड़े हैं 2013 के तकरीबन एंड पे। तो सैलाब आया, ये कहते हैं कि जी बंद टूट गए, तो इसका ताल्लुक बेसिकली जो कटाव आया है वो चूंकि क्वारीज बन गई, मट्टी निकल गई वहाँ से, तो उसकी वजह से किया। बिल्कुल, मलीर नदी को इन्होंने पूरा का पूरा खाली कर दिया है। अच्छा, धक्के के काम में दिन का कितना कमाई है? दिन का देखें, एक धक्के से तकरीबन अगर कम से कम भी देखा जाए तो 200 से 300 डंपर्स निकलते हैं और एक डंपर जाता है 4,500 रुपए का। 200 से 300 डंपर्स निकलते हैं जी, एक धक्के में। तो और एक डंपर जा रहा है 4, 4,500 4,500 5,000 का भी मिलता होगा मतलब। तो ये तो जो काम कर रहे होंगे वो तो अब बिलियनर्स होंगे। बिल्कुल बिलियनर्स होंगे, और जो करने वाले हैं वो भी बिलियनर्स हैं, और जो उनके पीछे हाथ है
जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो शायद ट्रिलियनर्स हो गए हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे बैठे इतना कमा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और उनका कोई नाम नहीं ले लेता है, खामोशी के साथ सारा काम चल रहा होता है, हर किसी को पता है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। कौन इन्वॉल्व है इसमें? पुलिस के कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं। पुलिस तो लाजमी है क्योंकि सभी नाम मुख्तलिफ किस्म के ले रहे हैं। एक जो है सबसे ज्यादा नाम धक्के की फील्ड से जो आता है, धक्के के काम में, वो रावणबार का। सबसे ज्यादा नाम रावणबार का आ रहा होता है, इसलिए सब चुप करके बैठे हुए, सारे चुप करके बैठे हुए। जितने माइंस एंड मिनरल्स के ऑफिसर्स हैं, अगर उनके बैकग्राउंड निकाल के देखें तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं पे करप्शन के केसेस है। इस हद तक है कि नकली उन्होंने चालान भी बनाए हैं नेशनल बैंक के स्टैम्प्ड। इतना पेपर वर्क करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, फाइलों के पेज पूरे भर देते हैं, दिखाते हैं कि जामशोरो काम हो रहा है और हो कराची में रहा होता है। तो ये तो इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं, अगर बदीन, गुलारची, वहाँ समंदर की साइड है। वहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ आपको नूरियाबाद के अंदर बिल्कुल मिलती है, लेकिन नूरियाबाद से इनको क्योंकि डीजल ज्यादा लगता है इसलिए वो कराची से उठाते हैं। कराची से उठाते हैं तो जो उठाने वाले हैं वो पैसे ज्यादा देते हैं इनको। 2002 में सिंध असेंबली ने इसके ऊपर बैन भी लगाया था। हाँ, बैन लगा हुआ इसके ऊपर, और उसके बावजूद आज तक ये काम हो रहा है। बिल्कुल, बीच में रुक गया था। कौन रोकता है इसको? रोकते तो गवर्नमेंट ही को रोकना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी टाइकून्स होंगे जो कि जिनको हम माफियोजोस कहेंगे, जैसे कराची के जो आजकल हालात हैं, तो इनको कौन हेड कर रहे हैं? सबसे बड़ा नाम रेती बजरी के अंदर गुल खान का आता है। पठान गुल खान महसूद। इसके फैमिली के जितने लोग हैं, खानदान के जितने लोग हैं, वो सारे के सारे यही काम करते हैं। और पिछले मुझे लगता है कि 5 सालों में कम से कम उन्होंने 100 करोड़ रुपए बनाए होंगे इस चीज़ से। अब इस वक्त उनके पास 5 से 8 क्रशर प्लांट्स लग गए हैं। वो लीगल है क्रशर प्लांट लगाना? क्रशर प्लांट्स लीगल है, रेती बजरी या मट्टी उठाना इलीगल है। तो ये क्रशर प्लांट्स का क्या ताल्लुक है रेती बजरी उठाने से? क्रशर प्लांट्स का ये है कि ये लोग यहाँ से पैसा बना के और वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लोकली जो यहाँ पे माफिया काम कर रहा है, इसको सूबाई हुकूमत एक तरीके से हेड कर रही है। अगर नहीं भी कर रही तो उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही, पुलिस इसमें साथ मिली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पैसे को, जो ये काला पैसा कमाते हैं, उसको सफेद करने के लिए क्रशर प्लांट्स की तरफ लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर सियासतदान भी मिले हुए हैं, MPAs, MNAs लोकली कुछ वो करते हैं। कुछ MNA का नाम आता है बहुत ज्यादा, जो सबसे बड़ा काम करता है। किनका? गुल खान के पीछे एक नाम आता है मलिक असद सिकंदर का। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? आपने कितने कमाए अभी तक? आपने कितना धक्के का काम किया? मैंने अब तक तो कुछ नहीं कमाए हैं, और ना मैं खून पे खून के पैसे को कमाने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मैं जिसका इंटरव्यू लूंगी वो तो ये कहेगा कि मैं कमाने में इंटरेस्ट नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है इस काम के ऊपर। क्या आप इंटरेस्टेड थे ये काम खुद भी देखने? मैं काम करने में क्वारी के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड था। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे इसका मुख्तसर जवाब चाहिए होगा। लीगल क्वारीज कहाँ पर होती हैं? लीगल क्वारीज जामशोरों के अंदर होती है। कोई साइट्स गवर्नमेंट ओके करती है कि ये क्वारी की साइट है? बिल्कुल जी, होती है। लीगल साइट्स होती है, बाकायदा इसके लिए परमिट्स इशू होते हैं, माइनिंग परमिट्स, और जो अप्रूव होते हैं माइनिंग परमिट्स, उनको उसी जगह के ऊपर काम करने की इजाज़त होती है, उससे बाहर नहीं होती। हालांकि वो वहाँ पे काम नहीं करते। पिछले दिनों कराची शहर में सिर्फ 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोई कहता है कि सादी टाउन, गडाब और इससे मुलहका आबादियों को पानी के रेले के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, क्योंकि मलीर कंटोनमेंट के रिहायशी इलाकों को बचाना था। एक तहकीक ये भी सामने आई है कि जहां भी आबादियां आबाद की जाती हैं, वहां पानी के रास्तों का ख्याल नहीं किया जाता, बस रिश्वत खाकर आबादियों के नक्शे पास कर दिए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात गौर से देख लें कि तमाम तर डैम के इलाके में डैम कहीं से भी नहीं टूटा। वजह बड़ी सादी सी है कि धक्के के मुसलसल काम की वजह से
मलीर नदी और बाकी मांदा इलाकों की मट्टी में अब इतना दम ही नहीं रहा कि वो जमीन के कटाव को रोक सके। ये भी एक खुली हकीकत है कि कराची के अंदर मौजूद हर नदी नाले के ऊपर गैर कानूनी तजावुजात बड़ी दीदा दलेरी से बना दी गई हैं और हर साल बारिश होने के बाद नालों की सफाई टीवी चैनल्स को दिखाने के लिए जरूर की जाती है। हकीकतन हम सब सो रहे हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं।